हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। आज हम व्याकरण और व्याकरण के वेदों के बारे में जानेंगे। व्याकरण एक ऐसा विषय है जो पहली कक्षा हो या 10वीं 12वीं, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी तरह का कोई शैक्षिक एग्जाम हो, उसमें भी व्याकरण के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए व्याकरण के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको भाषा, लिपि और बोली के बारे में बताया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि भाषा को मुख्य रूप से मौखिक और लिखित दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने या बोलने के लिए हम जिस शास्त्र का प्रयोग करते हैं, उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण को 4 विभागों में बांटा गया है। नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। बच्चों, हम व्याकरण को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे भाषा वह उबड़ खाबड़ जमीन है जिस पर व्याकरण रूपी औजार का प्रयोग करके हम उसको सही रूप में ले आ सकते हैं। आज हम केवल वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। बाकी के व्याकरण के भागों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। वर्ण विचार, इस विभाग में वर्ण, उसके भेद, उच्चारण आदि का उल्लेख किया जाता है। मानव ने लिखित भाषा की रचना के लिए मौखिक ध्वनि चिन्हों को लिखित ध्वनि चिन्हों का रूप दिया। ये लिखित ध्वनि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की वह लघुत्तम इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। इस प्रकार हम वर्णों की परिभाषा लिखते हैं। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके और टुकड़े या खंड ना किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए, क, ख, च, त, म आदि। इसी प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी एक ऐसी माला जिसमें सभी वर्णों को संजोकर क्रमबद्ध रूप दिया जाता है। इससे इन्हें सरलता पूर्वक कंठस्थ किया जा सकता है। वर्णों की ऐसी व्यवस्था जिसमें वर्णों को एक माला की तरह पिरोया जाता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। यह आपके सामने हिंदी की वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अह को अयोग-वाह कहते हैं। जब हिंदी वर्णमाला का निर्माण किया जा रहा था, उस समय अंग और आह को
रखने के बारे में सोचा गया, पर इनका उपयोग ना देखते हुए इन्हें स्वरों से अलग कर दिया गया, इसलिए इनका नाम अयोग पड़ गया। परंतु जब देखा गया कि इनके प्रयोग के बिना शब्द की सार्थकता सिद्ध नहीं हो रही है, तो इन्हें वापस हिंदी वर्णमाला में लिखित रूप में लाया गया। इस प्रकार उच्चारण की दृष्टि से 11 और लेखन की दृष्टि से 13 स्वर होते हैं। जिस प्रकार सुंदर वस्तु को देखकर हमारे मुख से स्वयं ही निकल जाता है कि वाह कितनी सुंदर वस्तु है, कितना सुंदर पुष्प है या कितनी सुंदर लड़की है, तो उसी प्रकार जब अयोग का प्रयोग शब्दों में किया जाने लगा, जैसे गगन, गगन का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, परंतु जब हम इसमें आंग वर्ण का प्रयोग करते हैं तो कंगन शब्द बनता है, जो एक सार्थक शब्द है। इसी प्रकार सार्थक शब्द का निर्माण होता है। इसी को दृष्टि में रखकर अयोग के साथ वहा शब्द का प्रयोग किया गया और इन वर्णों को अयोग वाह वर्ण कहा जाने लगा। इस प्रकार हमने जाना स्वरों के बारे में। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। उसी प्रकार स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, परंतु व्यंजन का प्रयोग करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के बारे में अब जानते हैं। व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जिनका प्रयोग करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है और उन्हें एक मात्रा वाले शब्द भी कहा जाता है, जैसे अ, ई, उ, री। ये संख्या में 4 हैं। इसी प्रकार दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये 2 मात्रा वाले स्वर होते हैं, जैसे अ जमा अ मिलकर बना आ। आ को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगा। इसी प्रकार ई और ई ने मिलकर बनाया ई। ये भी संख्या में 4 होते हैं। पलुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें पलुत स्वर कहा जाता है। पलुत स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, परंतु कभी कभी इनका प्रयोग हिंदी में भी देखने को मिलता है। पलुत स्वर का प्रयोग मुख्य रूप से नाटक व संवाद में किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर हमसे दूर खड़ा है तो हम उसका नाम लेंगे, जैसे राम। अब हमने र को खींचा और इसमें आ बोलने में दुगना समय लगा, तो इस प्रकार संवादों को बोलने के लिए या नाटक को रचने के लिए पलुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इसी प्रकार बच्चों, होठों की स्थिति के आधार पर भी स्वर के 2 प्रकार हैं। पहला वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। वृत्ताकार जैसे हमें पता है, वृत्त का मतलब था गोल। वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। इसी प्रकार जिन शब्दों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल बनते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल नहीं बनते, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ,
उ, ओ, औ। इनको बोलते समय हमारे होंठ वृत्त की आकृति लेते हैं, इसलिए इन स्वरों को वृत्ताकार कहते हैं और बाकी बचे स्वरों को अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको स्वर के विषय में बताया। आप व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 पुष्प व्यंजन। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन सभी वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं। इसी प्रकार य, र, ल, व इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, स, स, ह इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अक्षर त्र, ज्ञ, श इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं और ये सभी संख्या में 4 हैं। आगा ध्वनियां जैसे ज, फ, अ, इस प्रकार लेखन की दृष्टि से कुल स्वर 13 और कुल व्यंजन 39 होते हैं। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 52 है, जबकि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 44 होते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने व्याकरण व वर्ण विचार के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।